गाइज अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आलिया गुलजार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजिकल वर्ल्ड। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द टॉपिक सेल। तो आज हम थोड़ा सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्लास 9 का चैप्टर है और चैप्टर नंबर 5 है। तो सेल इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, यानी कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारी बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, सबसे बेसिक यूनिट, यानी कि किसी भी चीज़ की बुनियाद एक चीज़ पे खड़ी होती है, उसी तरीके से हमारी जो पूरा ऑर्गेनिज्म बन के खड़ा होता है उसकी सबसे बेसिक यूनिट है सेल। जिस तरीके से हम एक घर बनाते हैं उसमें सबसे छोटी यूनिट एक ईंट होती है, फिर उस ईंट को जोड़ कर हम क्या करते हैं, एक पूरी वॉल बनाते हैं, फिर उस वॉल को जोड़ कर एक रूम क्रिएट करते हैं, फिर नंबर ऑफ रूम्स बनाते हैं और फिर पूरा हमारा घर बनकर तैयार हो जाता है। इसी तरीके से सबसे बेसिक यूनिट हमारी लाइफ की है सेल। जब हम उस सेल को जोड़ेंगे, यानी ग्रुप ऑफ द सेल क्या कहलाएगा? हमारा टिश्यू कहलाएगा। फिर उस ग्रुप ऑफ द टिश्यू क्या कहलाएगा? ऑर्गन कहलाएगा। फिर ग्रुप ऑफ द ऑर्गन क्या कहलाएगा? ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा। उसी तरीके से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो थी, 2 बायोलॉजिस्ट थे हमारे, शील्डन एंड शुवान, इन्होंने हमें सेल थ्योरी बताई थी पूरी। तो सेल थ्योरी किस बेसिस पे बताई थी कि जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो सब किससे बने हैं? सेल से बने हैं। ठीक है, सेल हमारी जो लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट होती है। नेक्स्ट, इट इंट्रोड्यूस द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल, और इन्होंने सेल की हर एक प्रॉपर्टी के बारे में इंट्रोडक्शन इसमें दिया है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि हर एक सेल एक पुराने सेल से अराइज होकर आया है। अच्छा, हम नोट क्या कर सकते हैं इसमें? नोट ये है कि वायरसेस आर एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी, क्योंकि हमारे जो वायरसेस होते हैं वो सेल थ्योरी के एक्सेप्शन में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये दे हैव नो सेल, इनके पास कोई सेल नहीं होता। इनके पास एक बाउंड्री होती है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में। ठीक है, जब ये वायरसेस हमारी बॉडी से बाहर रहते हैं तो ये नॉन लिविंग रहते हैं, जब हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो ये एक्टिव हो जाते हैं, लिविंग थिंग हो जाते हैं। इसलिए इनको सेल थ्योरी से अलग रखा गया है। बात करेंगे अब हम टाइप्स ऑफ सेल्स कि सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल। पहला हो गया हमारा प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट सेल जो होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं, इन पे न्यूक्लियस भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और ये यूनिसेल्युलर में आते हैं, यानी कि एक सेल से ही बने हुए होते हैं, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो केमिकली कॉम्प्लेक्स होती है, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी से ये बनी होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है। अगर मैं प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल लूँ तो क्या आ जाएगा इसमें? बैक्टीरिया एंड आर्किया। अब बात करेंगे हम यूकैरियोट सेल के बारे में। ये लार्ज इन साइज होते हैं, इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, और ये मल्टीसेल्युलर होते हैं। यानी कि अब हम ये वेल डिफाइंड सेल हैं, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे पूरे चैप्टर में। ठीक है, और इसमें एक से ज़्यादा हमें क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। इसमें लार्ज राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे। सेल वॉल इज़ केमिकली सिंपलर, और इनकी सेल वॉल जो होती है बहुत ज़्यादा सिंपलर बनी होती है, जबकि इनकी कैसी होती है? बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। अगर हम एग्जाम्पल बोलें तो प्लांट, एनिमल, फंगी एंड प्रोटिस्ट, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? हमारे यूकैरियोट्स के। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। अच्छा, यूनि मीन्स क्या होता है? यूनि मीन्स होता है एक, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हुए हैं। यूनि मीन्स एक, और सेल्युलर मतलब सेल, वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हैं। दे कैन बी ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स, यानी कि ये ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं और हेटरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटरोट्रॉफ्स मीन जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहकर अपना खाना लेते हों। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कौन है? हेटरोट्रॉफ्स, क्योंकि हम लोग खाना खुद नहीं बना सकते, जबकि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू। ओके, लाइफ स्पैन इज शॉर्ट, इनकी जो लाइफ स्पैन होती है, इनकी जिंदगी जो होती है बहुत शॉर्ट होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल, अभी बताया था मैंने यूनिसेल्युलर का मतलब क्या होता है? जो एक सेल से बने हो, इसलिए ये किससे बने होते हैं? सिंगल सेल से बने होते हैं। ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल, इसमें जितने भी फंक्शन होते हैं वो कौन परफॉर्म करता है? एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आते हैं हम मल्टी सेल्यूलर पे। ठीक है, जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं दे इंक्लूड बोथ ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटरोट्रॉफ्स, यानी कि इसमें कौन इंक्लूड होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स भी इंक्लूड होते हैं और हेटरोट्रॉफ्स भी इंक्लूड होते हैं। इनका लाइफ स्पैन बहुत लॉन्ग होता है, यानी कि इनकी ज़िंदगी बहुत लंबी होती है। कंपोज्ड ऑफ मोर देन 1 सेल, और ये एक सेल से ज़्यादा बने हैं। जाहिर सी बात है, जब इनका नाम ही मल्टी सेल्यूलर है, मल्टी मतलब बहुत ज़्यादा, तो ये कितने सेलों से बने हैं? एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं। फंक्शन आर परफॉर्म बाय डिफरेंट सेल, और हर जो डिफरेंट सेल होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इंक्लूडिंग ओनली यूकैरियोट्स, यानी कि मल्टी सेल्यूलर में ओनली कौन से सेल्स आएंगे? यूकैरियोटिक सेल आएंगे। मोस्ट आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर,
ठीक है। मोस्ट ऑफ कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं इन नेचर में, ठीक है। जैसे एग्जांपल बात करूँ मैं, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं इसको मैं अभी आगे बताऊंगी आपको। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ये किससे बनी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर यानी कि फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। और जब आप इसको जूम करके देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो इसमें हमें 2 लेयर नजर आएंगी, इसलिए इसको क्या बोला है हमने, बाइलेयर बोला है। जो ये लेयर होती है इसके पास एक हेड होता है और एक टेल होती है। ये क्या होता है, ऊपर हेड होती है और नीचे ये टेल होती है, मतलब कौन सा इसमें हाइड्रोफिलिक है और हाइड्रोफोबिक है। नेक्स्ट, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ये किससे बनी होती है, जो बाइलेयर है किससे बनी होती है, लिपिड से, प्रोटीन से एंड कार्बोहाइड्रेट से। थिन इनक्लोजर्स दैट फॉर्म क्लोज बाउंड्रीज, यानी कि इनके पास क्या होती है, क्लोज बाउंड्रीज होती हैं। फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल, और ये दोनों ही सेलों में मिलती है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। 2 मेन टाइप्स ऑफ प्रोटीन आर, अच्छा इसमें जो मैंने बताया था आपको ये प्रोटीन से मिलकर बने हैं, तो इसमें 2 हमें मेन प्रोटीन देखने को मिलेंगे सेल मेम्ब्रेन में। पहला कौन सा होगा, पेरिफेरल, और दूसरा होगा इंटीग्रल। पेरिफेरल मतलब जो कि लेयर के बाहर बाहर होगा, पेरीफेरी साइड पे होगा, और इंटीग्रल जो अंदर इसी सेल के इसी लेयर के अंदर बिल्कुल आपको एम्बेडेड मिलेंगे, ठीक है। एम्बेडेड इसमें धसे हुए मिलेंगे, उसको बोलते हैं हम इंटीग्रल प्रोटीन। अच्छा, मैं इनकी फंक्शन की बात करती हूँ, तो प्रोटेक्टिंग द सेल बाय एक्टिंग एज अ बैरियर, यानी कि ये हमारे सेल को प्रोटेक्ट करती है किसकी तरह, किसी बैरियर की तरह। अच्छा, बैरियर का काम होता है किसी भी चीज़ को रोकना, तो उसी तरीके से कोई भी आउटसाइड चीज़ सेल में अंदर नहीं आ जाए, जिस चीज़ की कोई ज़रूरत ना हो, तो उससे ये क्या करती है, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारे सेल को प्रोटेक्ट करती है। रिडक्शन, रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। अच्छा, किसी भी सब्सटेंस का सेल के अंदर आना, सेल से बाहर जाना, इसको भी क्या करती है, ये रेगुलेट करती है। एक्ट एज रिसेप्टर, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता रही थी कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब ये किसी भी न्यूट्रिएंट्स या फिर किसी भी सब्सटेंस वगैरह को सिलेक्ट करके ही अंदर भेजती है, यानी कि पहले सिलेक्ट करेगी कि हाँ इसको अंदर जाना चाहिए, कि हाँ यस, तो ये इसको परमिशन दे देगी और वो जो भी सब्सटेंस होगा वो सेल के अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से वो सब्सटेंस सेल के बाहर भी आ जाएगा। अच्छा, जो हमारी सेल वॉल होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं होती, यानी कि उसके अंदर कोई भी सब्सटेंस चला जाता है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। उसमें जो भी सब्सटेंस जाएगा वो सिलेक्टिवली ही जाएगा, हर कोई वहाँ नहीं जाएगा, कोई भी सब्सटेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस वर्ड को हम ब्रेक करेंगे। एक्स मतलब होता है बाहर, यानी कि जब भी हम किसी बाहर की बात कर रहे होते हैं तो एक्स वर्ड यूज होता है, और साइटो मतलब होता है सेल, यानी कि एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है जब भी कोई मटेरियल सेल से बाहर जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। किसका ट्रांसपोर्ट होता है, जितने भी सिक्रेटरी प्रोडक्ट होते हैं उनका सेल से बाहर जाना थ्रू द साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म से होते हुए जब वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाता है कोई भी मटेरियल, उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। अच्छा, एक्सोसाइटोसिस को हम और भी कुछ बोल सकते हैं, इट ऑल्सो नॉन एज सेल वोमिटिंग। सेल वोमिटिंग मतलब वही बात, सेल के अंदर से कोई भी मटेरियल को बाहर निकालना, यानी कि वो क्या कर रहा है, वोमिट कर रहा है, तो इसमें बोल सकते हैं सेल वोमिटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल जो हमारी सेल की आउटर कवरिंग होती है उसको बोलते हैं सेल वॉल। जब हम सेल वॉल के अंदर एंटर करेंगे तो हमें एक सेल मेम्ब्रेन मिलती है, जिसके बारे में हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है। और जो हमारी सेल वॉल होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं होती। जो सेल वॉल होती है वो किस में प्रेजेंट होती है, सिर्फ ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, और ये एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। इसके अलावा भी सम फंगीज, बैक्टीरिया एंड एल्गी में ये तुमको देखने को मिल जाएगी। इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड इज रफ, फ्लेक्सिबल, सम टाइम रिजिड इन टेक्सचर, यानी कि ये जो होती है आउटसाइड प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ, ठीक है। ये कैसी होती है, रफ होती है और फ्लेक्सिबल होती है, सम टाइम ये रिजिड भी देखने को मिल जाती है। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट के अंदर ये किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से, जबकि फंगी की अगर हम बात करें तो ये काइटिन की बनी होती है। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, लॉन्ग फाइबर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूडिंग हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन एंड पेक्टिन, यानी कि ये कंपोनेंट्स हैं सेल वॉल के जिससे हमारी सेल वॉल बनी होती है।
इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम फिजिकल इंजरी, यानी कि सेल वॉल का काम क्या होता है, ये सेल को प्रोटेक्ट करती है किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन के लिए, ठीक है, जिससे कि हमारा सेल बस्ट ना हो या फिर उसमें कोई भी इंजरी ना हो। इट मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, यानी कि सेल के जो शेप होता है उसको भी मेंटेन करके रखती है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन, और किससे प्रोटेक्ट करती है, जितने भी पैथोजन्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, उनसे भी प्रोटेक्ट करती है हमारे सेल को। अब मैं फंक्शन की बात करूँ, सेल वॉल के फंक्शन क्या होते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ये क्या करती है, प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करती है, ठीक है, प्रोटेक्शन देती है हमारे सेल को। प्रोवाइड स्ट्रक्चर, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देती है, शेप देती है। प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक बस्टिंग, ऑस्मोटिक बस्टिंग मतलब अंदर कोई प्रेशर क्रिएट ना हो, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होने की वजह से सेल बस्ट हो जाए, तो उससे भी क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है। इट प्रोटेक्ट प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं, जब हम न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला देंगे, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म। अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, तो जो हमारा सेल होता है किससे प्रोटेक्ट करता है, जो मैकेनिकल इंजरी ना हो जाए सेल के अंदर, इससे भी हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच आ सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि डिफ्यूजन कौन सा प्रोसेस होता है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद होने वाला प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है, जो भी सब्सटेंस होते हैं वो मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन। अगर किसी रीजन में मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है तो वो किधर की तरफ मूव करेंगे, जिधर कंसंट्रेशन कम होगा या फिर होगा ही नहीं, ठीक है। जब मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन एक तरफ ज़्यादा होगा तो वो किधर मूव करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो इसलिए इसको बोला है हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन विद अ हायर कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन विद अ लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस भी बिल्कुल डिफ्यूजन की तरह होता है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है, ये थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। यानी कि जो ऑस्मोसिस होता है उसमें भी क्या होता है, मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है, मूव करेंगे हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ द सेल ऑन सेल, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल के अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो सबसे पहला है हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो मतलब होता है सेम, आइसोटोनिक का मतलब होता है जो वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सेम हो, यानी कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इक्वल होगी तो वो कंसंट्रेशन कौन सा कहलाएगा, हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा, जिसमें सॉल्वेंट भी इक्वल रहेंगे और सॉल्यूट भी इक्वल रहेंगे। ओके, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, सॉरी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, हम कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये कम है, किसके बेसिस पर डिपेंड करता है, ये सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब सॉल्यूशन कौन सा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अगर मोर सॉल्यूट एंड लेस सॉल्वेंट, अगर सॉल्यूट कैसे होंगे हमारे, मोर होंगे, और सॉल्वेंट कैसे होंगे, लेस होंगे, तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है। क्यों श्रिंक हो जाता है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन तो ज़्यादा रहती है, लेकिन सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कैसी रह जाती है, सॉल्वेंट यानी कि वाटर की कंसंट्रेशन कैसी रह जाती है, कम, क्योंकि बाहर भी वाटर होता है, ठीक है, बाहर भी वाटर होता है। तो ये वाटर कहाँ जाता है, अंदर से बाहर की तरफ जाता है, वाटर कहाँ जाता है, अंदर से बाहर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से हमारा सेल जो है श्रिंक हो जाता है, यानी पिचक जाता है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है, वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कैसी होती है, कम होती है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट कैसा रहता है, कम रहता है, और सॉल्वेंट कैसा रहता है, हमारा ज़्यादा रहता है। तो इसमें क्या होता है, देखो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन वहीं सॉल्यूट की कंसंट्रेशन देखें तो बहुत ज़्यादा कम है। तो इसमें पानी कहाँ जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। तो सॉल्वेंट कहाँ जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से सेल कैसा हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। याद कैसे करेंगे, हाइपो में ओ आ रहा है, ओ कैसा है, स्वेल है, इस तरीके से याद करेंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल कैसा हो जाता है, स्वेल अप हो जाता है। ये सिर्फ ट्रिक है याद करने की, बाकी आप जैसा याद करना चाहें याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? ये सेल का सबसे मेन ऑर्गेनल होता है। सबसे मेन ऑर्गेनल यानी कि पूरे सेल को जो कंट्रोल करता है वो कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। जिस तरीके से हमारी पूरी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है, इसी तरीके से पूरी सेल को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। द न्यूक्लियस इज अ स्मॉल राउंड एंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फाउंड इन द सेल। यानी कि न्यूक्लियस कैसा होता है? स्मॉल होता है, राउंड होता है और ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी कि इसके आसपास क्या होगी? मेम्ब्रेन होगी। नंबर 2 क्या है? एंड द फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियोलस सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी कि न्यूक्लियस होता है हमारा, इसके अंदर क्या कौन सा लिक्विड भरा होता है? एक फ्लूइड भरा होता है। उस फ्लूइड को कहते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। वो भी किससे सराउंडेड होता है? एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ओके, इट कवर्ड बाय डुअल लेयर कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि इसकी लेयर कैसी होती है? न्यूक्लियस की डुअल इन नेचर होती है। समझ में आ गया? यानी कि इसकी लेयर क्या होती है? बाहर की कवरिंग एक लेयर और प्लस दूसरी लेयर, दो आपको मेम्ब्रेन इसमें देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है इसके फंक्शन क्या होता है? अच्छा, न्यूक्लियस है सेल में तो इसका कोई फंक्शन ज़रूर होगा, तो फंक्शन क्या है इसका? इट कंटेन सेल हेरिडिटी इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। यानी कि न्यूक्लियस क्या कराता है? जितनी भी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है वो कौन कंट्रोल करता है? कौन अपने अंदर रखता है? न्यूक्लियस रखता है। और ये किसको कंट्रोल करता है? सेल की ग्रोथ को, सेल के रिप्रोडक्शन को। ये सब किसके कंट्रोल में होता है? न्यूक्लियस के कंट्रोल में होता है। नेक्स्ट, इट कंट्रोल ऑफ द प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस। यानी प्रोटीन का बनना, एंजाइम्स का बनना, ये सब भी किसके कंट्रोल में होता है? न्यूक्लियस के कंट्रोल में होता है। स्टोरेज ऑफ डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स। यानी कि न्यूक्लियस अपने अंदर क्या स्टोर रखता है? डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स को अपने अंदर स्टोर रखता है। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन। कौन कंट्रोल करता है सेल डिवीजन को? तो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स मतलब राइबोसोम्स का प्रोडक्शन कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA टू प्रोटीन। यानी कि रेगुलेशन कौन कराता है? जब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जो इसको भी कौन कंट्रोल करता है? कौन रेगुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को? हमारा न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। अच्छा, साइटोप्लाज्म क्या होता है? जिस तरीके से हमारा एक सेल होता है ना, सेल के अंदर एक लिक्विड भरा होता है। ऐसे इमेजिन करिए एक बलून है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है। हमारा सेल भी इसी तरह होता है, एक बलून की तरह, और उसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस filled with each and enclosed by a cell membrane। यानी कि जो हमारे सेल के अंदर लिक्विड भरा होता है वो जेली लाइक होता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जो किससे इनक्लोज्ड होता है? एक सेल मेम्ब्रेन से। इट इज़ मेनली composed ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन। यानी कि जो हमारा ये साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर क्या क्या कंटेन होता है? क्या किससे बना होता है वो? वाटर से, सॉल्ट से एंड प्रोटीन से। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 वेज। अच्छा, हमने साइटोप्लाज्म को 2 जगह डिवाइड करा है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में कौन आएंगे? जिनके पास एक सिंगल मेम्ब्रेन होगी, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गई एंड वैक्यूल पेरोक्सिसोम्स हो गया। ये क्या है? ये किसके नाम है? ये सारे सेल ऑर्गेनल्स के नाम हैं। नेक्स्ट हो गया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। वो ऑर्गेनल जिनके पास क्या होती है? एक डबल मेम्ब्रेन होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेट। ये क्या है? जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है प्लस इनके पास खुद के डीएनए होता है। समझ में आ गया? जिस तरीके से एक पूरे सेल का डीएनए कौन कंटेन करता है? अभी मैंने पीछे पढ़ाया था, न्यूक्लियस कंटेन करता है। उसी तरीके से लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड होते हैं इनके पास खुद का अपना अपना डीएनए होता है। ओके, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन से हो गए? जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, उसमें आते हैं हमारे राइबोसोम्स, सेंट्रियोमेयर, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अच्छा, इन सब ऑर्गेनल्स के बारे में ही हमें डिटेल्स में पढ़ना है इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले सेल ऑर्गेनल की मैं बात करूँ तो इसमें आएगा हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ER। It is a network of membrane bound tubules and sheet present in the cytoplasm। ये किसकी तरह होती है? एक शीट की तरह होती है, जो किसमें पड़ी हुई होती है? साइटोप्लाज्म में। मैंने बताया था साइटोप्लाज्म क्या एक लिक्विड है, उसके अंदर आपको सेल ऑर्गेनल पड़े हुए मिलेंगे। तो पहला कौन सा आ गया? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये किससे अटैच्ड होता है? जो हमारे न्यूक्लियस होता है ना, मैंने बताया था न्यूक्लियस की 2 मेम्ब्रेन होती हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसी आउटर मेम्ब्रेन से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकला हुआ होता है, कुछ इस शेप में, ठीक है।
दीज आर प्रेजेंट इन अ सेल एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स, यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल में प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये हमें नहीं मिलते। मैंने बताया था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल होते हैं। हम यूकैरियोट सेल को डिटेल में पढ़ेंगे। क्यों डिटेल में पढ़ेंगे? क्योंकि उसके पास सेल ऑर्गेनल होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स के पास ये सब सेल ऑर्गेनल नहीं मिलते। अच्छा, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। स्मूथ क्यों होता है? क्योंकि उसके पास राइबोसोम्स नहीं होते, यानी कि मेड ऑफ ट्यूब्यूल्स। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है किससे बना होता है? ट्यूब्यूल से बना होता है। राइबोसोम्स आर अब्सेंट, इसमें क्या होता है? राइबोसोम्स अब्सेंट होते हैं। अब किसी चीज़ पे राइबोसोम्स अब्सेंट है यानी कि तो एकदम स्मूथ होगी, रफ नहीं होगी। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करता है, यानी कि जितने भी अननेसेसरी ड्रग्स होते हैं सेल के अंदर उनको क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है। नेक्स्ट, हेल्प इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? जो हमारी सेल के बाहर, यानी कि जो सेल वॉल से पहले जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको बनाने में ये हेल्प करता है, क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, फैट और लिपिड से बनी होती है। तो उसमें क्या होता है? फैट और लिपिड की ज़रूरत है, जो कौन बनाता है? हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका एक और फंक्शन है, ये काम क्या करता है? फैट एंड लिपिड्स बनाता है, जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं वो ये बनाता है। नेक्स्ट हो गया हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, रफ, ये तो स्मूथ था, ये स्मूथ इसलिए था क्योंकि इसमें राइबोसोम्स नहीं थे। अब ये रफ क्यों हो गया? क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये किससे बना होता है? सिस्टर्नी से बना होता है एंड वेसिकल से बना होता है। हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, और ये किस में हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। जाहिर सी बात है, राइबोसोम्स का मेन काम क्या होता है? सबसे मेन काम है प्रोटीन का बनना। तो जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो ये क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और फंक्शन क्या है? ये हेल्प करता है प्रोटीन बनाने में। अच्छा, और फंक्शन पढ़ते हैं तो SER इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ फैट एंड स्टेरॉइड्स हार्मोन, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में और इन्वॉल्वमेंट रखता है? अपनी फैट एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाने में। ये मैंने अभी ऊपर बताया था। नेक्स्ट है RER, क्या करता है? RER का काम है प्रोवाइड करना। किसको प्रोवाइड करना? प्रोटीन को प्रोवाइड करना, यानी RER का मेन काम क्या है? प्रोटीन को बनाना। अच्छा, गोल्गी एपरेटस क्या होता है? ये भी एक सेल ऑर्गेनल होता है। जिस तरीके से अभी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कंप्लीट किया है, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। द गोल्गी एपरेटस इज अ ऑर्गेनल प्रेजेंट इज मोस्ट यूकैरियोट सेल, यानी कि गोल्गी एपरेटस क्या है? एक सेल ऑर्गेनल है जो कहाँ मिलता है? हमें यूकैरियोटिक सेल में मिलता है। इट इज मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स एंड इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्गी बॉडीज, यानी कि ये किससे बना होता है? जो मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं उससे मिलकर ये बना होता है, जिसको हम बोलते हैं गोल्गी बॉडीज। गोल्गी कॉम्प्लेक्स और डिक्टियोसोम्स, यानी कि गोल्गी बॉडीज को और हम क्या कह सकते हैं? डिक्टियोसोम्स कह सकते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, ये इसके अदर नेम्स हैं। द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज सिक्रेशन, यानी किसी भी मटेरियल या किसी भी सब्सटेंस का सिक्रेशन कौन कराता है? गोल्गी एपरेटस कराता है। ये इसका मेन फंक्शन है। एक और इसका मेन फंक्शन ये है, ये पैकेजिंग ऑफ मटेरियल भी कराता है, यानी कि किसी भी मटेरियल की पैकेजिंग कौन कराता है? गोल्गी एपरेटस। फंक्शन बात करते हैं, हेल्प इन एंजाइम फॉर्मेशन, ये किस में हेल्प करता है? जितने भी एंजाइम्स का बनना होता है वो सब कहाँ बनते हैं? गोल्गी एपरेटस में बनते हैं। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, यानी कि हार्मोन को प्रोड्यूस भी कौन कराता है? हमारा गोल्गी एपरेटस कराता है। स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन को स्टोर कौन करके रखता है? बनाता तो राइबोसोम्स है, यानी कि प्रोटीन को बनाता कौन है? राइबोसोम्स बनाता है, लेकिन स्टोर कौन करता है? हमारा गोल्गी एपरेटस, क्योंकि इसका काम क्या है? पैकेजिंग करना। इट रिसीव प्रोटीन फ्रॉम ER, और ये प्रोटीन रिसीव कहाँ से करता है? ER के भी कौन से पार्ट से? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पार्ट से, RER से, क्योंकि RER पे क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स का मेन काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। तो ये प्रोटीन रिसीव कहाँ से करता है? ER से करता है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल ऑर्गेनल होता है। इट इज रॉड शेप स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। मैंने बताया था जितने भी सेल ऑर्गेनल है सब कहाँ पड़े हुए हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए हैं। तो एक और इसमें आ गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसा है? जिस तरीके से रॉड होती है ना, एक रॉड इस शेप का होता है ये। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल और द स्टोरेज बैटरी, यानी कि जितने भी सेल ऑर्गेनल है और अदर सेल ऑर्गेनल है उनको एनर्जी कौन देता है? यानी कि वो जैसे राइबोसोम से वो प्रोटीन बना रहा है, सबके अपने अपने काम है, तो उनको एनर्जी कौन दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है। इसलिए इसको हमने क्या बोला है? पावर हाउस ऑफ द सेल। और दूसरी वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं? स्टोरेज बैटरी।
नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। मैंने बताया था अभी आपको, डबल मेम्ब्रेन बाउंड में 2 ऑर्गेनल बताए थे, एक माइटोकॉन्ड्रिया बताया था और एक प्लास्टिड बताया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसकी 2 मेम्ब्रेन होती है, एक कंटिन्यूस होती है बाहर वाली और अंदर वाली होती है डिसकंटिन्यूस। यानी कि अगर ये रॉड शेप का है, इस शेप का, तो बाहर वाली देखिए कंटिन्यूस है, जबकि अंदर वाली कैसी होगी, डिसकंटिन्यूस, इस तरीके से होगी अंदर वाली। और इसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी इतने समझिए। नेक्स्ट देखिए फंक्शन क्या है। अगर मैं बात करूं कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या है, इट इज मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस, स्टोर एंड रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अभी मैंने बताया ये एनर्जी देता है हर सेल ऑर्गेनल को। अब एनर्जी देता तो है, लेकिन किस फॉर्म में देता है, ये देता है एटीपी की फॉर्म में। यानी कि जो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, किस फॉर्म में करता है, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यानी कि इस एटीपी क्या है, एक एनर्जी करेंसी है, किसकी, सेल की। इट इज़ द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अच्छा, रेस्पिरेशन, जो सेल का रेस्पिरेशन होता है, सेल्यूलर यानी कि सेल का जो रेस्पिरेशन होता है वो किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ होता है, क्रेब्स साइकिल। एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइकिल चलती है जिसे बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, इन विच एटीपी आर प्रोड्यूस। जिसमें क्या होता है, क्रेब्स साइकिल चलेगी तो एटीपी प्रोड्यूस होंगे, और एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। नेक्स्ट है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स मैंने बताया था आपको नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। ये यूकैरियोट्स में भी मिलते हैं और ये प्रोकैरियोट्स में भी मिलते हैं, ये दोनों में मिलते हैं। इन यूकैरियोट्स राइबोसोम्स आर अबाउट दैट हाफ प्रोटीन एंड हाफ आरएनए। यानी कि इन यूकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं किससे बने होते हैं, आधे तो ये प्रोटीन से बने होते हैं और आधे किससे बने होते हैं, ये आरएनए से बने होते हैं। ईच राइबोसोम्स इज कम्पोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट। यानी कि हर राइबोसोम्स के पास 2 सब यूनिट होती हैं। सब यूनिट देख रहे हैं, एक सब यूनिट ये रही और एक सब यूनिट ये रही। यानी कि हर राइबोसोम इसी बर्गर लाइक शेप का होगा, ये बर्गर की तरह है ना, इसी तरीके से होता है। ईच राइबोसोम्स इज कम्पोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स। यानी कि हर राइबोसोम्स किससे बना है, 2 सब यूनिट से बना है। ए लार्जर वन, एक बड़ी, ए स्मॉल वन, एक छोटी। यानी कि एक देखिए, एक छोटी यूनिट है और एक कैसी है, एक बड़ी यूनिट है। तो राइबोसोम्स क्या है, एक छोटी यूनिट से बना है और एक बड़ी यूनिट से बना है। अच्छा, यूकैरियोट्स में अगर पूछा जाए कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, तो हम कहेंगे 80S होते हैं। 80 क्या है, इसकी काउंटिंग है, और S क्या है, इसकी सब यूनिट है। अच्छा, 2 बताई थी, 2 यूनिट से बने हुए हैं, एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। तो यूकैरियोट्स में जो छोटी होती है वो 40S होती है और जो बड़ी होती है वो 60S होती है। अब इसमें मैथमेटिक्स मत करने लग जाइएगा कि 60 + 40 कितने होते हैं, 100 नहीं। यहाँ पर हम 80 मान के चलेंगे कि 60 और 40 कितने होते हैं, 80 होते हैं। नेक्स्ट, इसमें 2 सब यूनिट हैं, इसकी छोटी सब यूनिट कितनी है, 30S, और लार्ज कैसी है, 50S। अब इसमें भी 50 + 30 80 हो गए, लेकिन हम कितना पढ़ेंगे, 70 हो गए, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में 70S को हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे, 50S + 30S। अब फंक्शन बताएं राइबोसोम्स के, अभी बताए थे पीछे कि इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना एंड ट्रांसपोर्टेड बाय ER। अब मैंने बताया था प्रोटीन को बनाता है और स्टोर कौन करता है, हमारा ER। तो प्रोटीन बना के ये कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देता है, ER के पास। लो तुम रखो और इसकी अब पैकेजिंग करो या इसको स्टोर करो। बनाना इसका काम है राइबोसोम्स का, लेकिन स्टोर करना किसका काम है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होते हैं, देखो डबल मेम्ब्रेन होते हैं। अभी बताया था डबल मेम्ब्रेन 2 थे, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक प्लास्टिड। तो एक है हमारा ये जो प्लास्टिड है, ये कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन। इस पे भी क्या होती है, 2 मेम्ब्रेन होती हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज एंड मैन्युफैक्चरिंग फूड। यानी ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फूड को स्टोर करने के लिए भी और फूड को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी। इसके दोनों काम है, ये स्टोर भी करेगा और ये मैन्युफैक्चर भी करेगा। These often contain pigment that used in photosynthesis and different type of pigment। यानी कि अच्छा, प्लास्टिड मिलते कहाँ हैं, ये सिर्फ प्लांट्स में मिलते हैं, क्योंकि प्लांट्स में ही खाना बनता है, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये अपने अंदर पिगमेंट कंटेन करते हैं। फोटोसिंथेसिस के समय क्या बनाते हैं, अपना खाना क्लोरोफिल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्लोरोफिल बनाते हैं। अच्छा, क्लोरोफिल जो होता है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। क्या होता है, एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन दैम दे आर फॉलोइंग टाइप्स। अच्छा, प्लांट्स के अंदर अलग अलग पिगमेंट होते हैं, वाइट भी होता है, ग्रीन भी होता है, वाइट फ्लावर होता है, ठीक है, और कलरफुल फ्लावर मिलते हैं, हर कलर में मिलते हैं। तो उनके पिगमेंट अलग अलग हैं। और जो लीफ होती हैं, स्टेम होते हैं, वो ग्रीन कलर के होते हैं, उनका पिगमेंट अलग है। तो इस हिसाब से प्लास्टिड को 3 जगह डिवाइड किया गया है।
पहला है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। इसका काम क्या होता है? स्टोरिंग फूड इन प्लांट। ये क्या करता है? प्लांट में फूड को स्टोर करने का काम होता है इसका। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो मतलब होता है ग्रीन, क्लोरो मतलब भी क्या होता है? ग्रीन। तो क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है ये अपने अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट रखता है, ठीक है, जो किसमें काम आता है? फोटोसिंथेसिस के टाइम काम आता है। फोटोसिंथेसिस करके बनता क्या है? क्लोरोफिल बनता है। और क्लोरोफिल रखा कहाँ जाएगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्योंकि ये क्या है? एक प्लास्टिड है। थर्ड है हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मतलब होता है डिफरेंट कलर, यानी कि डिफरेंट कलर होते हैं इसमें, जैसे जो लीफ, पेटल्स एक्सेट्रा इन सब के लिए यूज होते हैं ना अलग अलग कलर, वो सब किस में होते हैं? हमारे क्रोमोप्लास्ट के अंदर होते हैं। दीज आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। मैंने बताया था प्लास्टिड कहाँ मिलेंगे? सिर्फ खाली प्लांट सेल के अंदर। इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये किस में हेल्प करते हैं? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? किचन ऑफ द सेल इन प्लांट। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि बताओ किचन ऑफ द सेल क्या है, यानी कि सेल का जो किचन है खाना बनाने का, वो कहाँ है? तो खाना क्या होता है प्लांट का? क्लोरोफिल होता है। और वो रहता कहाँ है? प्लास्टिड में। तो किचन ऑफ द सेल किसे कहा गया है? प्लास्टिड को कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है? दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड रीजन इन द क्लोरोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर एंड अदर सब्सटेंस। यानी कि वैक्यूल क्या होता है? एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। और ये हमें कहाँ मिलेगा? ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ मिलेगा, जाहिर सी बात है। और इसके अंदर क्या होता है? वाटर होता है और अदर सब्सटेंस मिलेंगे कुछ। अच्छा, जो हमारा वैक्यूल होता है उसका वैक्यूल कुछ इस शेप का होगा, लेकिन जो ये लेयर होगी इसकी, ये मेम्ब्रेन जो होगी, इसको बोलते हैं हम टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसकी मेम्ब्रेन को? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। वैक्यूल कहाँ नहीं मिलता? एनिमल सेल में नहीं मिलता। और अगर मिलेगा भी तो कैसा मिलेगा? बहुत स्मॉल इन साइज में, बहुत छोटा होगा। बट प्लांट सेल आ सिंगल लेयर वैक्यूल। जो प्लांट सेल होता है उसके पास ये मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जो सेल का स्पेस होता है 90% जो होता है वॉल्यूम सेल का, वो किसके वजह से होता है? वैक्यूल के वजह से होता है। क्योंकि अगर मान लिया आपका इतना बड़ा सेल है तो इतना 90% उसमें क्या हो जाएगा? वैक्यूल हो जाएगा। फंक्शन क्या होता है वैक्यूल का? इट मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर इन अ सेल एंड स्टोर टॉक्सिक प्रोडक्ट ऑफ अ सेल। यानी कि ये क्या करता है? जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जो पानी की वजह से लगता है सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको भी क्या करता है? ये मेंटेन करके रखता है। प्लस ये क्या करता है? स्टोर रखता है अपने अंदर टॉक्सिक प्रोडक्ट को। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? इसको हम सुसाइडियल बैग भी कहते हैं। सुसाइडियल मतलब ये खुद को भी सुसाइड कर लेता है। डैट मीन्स मान लिए एक सेल के अंदर बहुत सारे लाइसोसोम हैं और एक किसी लाइसोसोम की डेथ हो जाती है तो ये खुद को भी खा जाता है। एक लाइसोसोम दूसरा लाइसोसोम इसको खा जाएगा, तो इसलिए इसको क्या बोला है? सुसाइडियल बैग। यानी कि सेल ऑर्गेनल अगर ख़त्म हो जाते हैं या डेथ हो जाती है तो एक से उन सबको कौन खा जाता है? हमारा ये लाइसोसोम। क्यों खा जाता है? क्योंकि इसके पास क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं? डिग्रेड कर देते हैं। जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं ख़राब या फिर जिनकी डेथ हो जाती है, उसको कौन डिग्रेड कर देता है? हमारा लाइसोसोम डिग्रेड कर देता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सुसाइडियल बैग भी कहते हैं। आज की वीडियो इतनी ही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिएगा। और अगर कोई डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप डाल दिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसका जवाब दे सकूँ। थैंक यू सो मच।